नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस? काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस की जो मेरी पुरानी क्लास है उसी का लिंक दे दो, और मेरा भी वही विचार था, लेकिन क्योंकि समय को देखते हुए मैंने कहा यार मैं पढ़ा ही लेता हूँ, क्योंकि इससे MCQ बनते ही बनते हैं, राइट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे आज। हमारा टॉपिक ये है और ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज, राइट। और कुछ छोटी छोटी बातें स्टेटस स्टार्ट करने से, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे रोज़ की तरह हैबिट है कि हम क्या करते हैं, पुराना रिवीजन करते हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट है, उन बच्चों के कमेंट पर हम क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, राइट। रिप्लाई इन द सेंस जो बच्चे जो कमेंट लायक होंगे उस पर मेरे लायक रिप्लाई आएंगे, राइट। और कई ऐसे टॉपिक लगे आपको कि कहीं मिस हो गया है टॉपिक, या कहीं ऐसा लगा है कि सर ये हमने किया और हमारे सामने आया, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो होंगे उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ों को लेते हुए चलूँगा, राइट। मे भी हो सकता है मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो मैं वो लेते हुए चलूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सारी चीज़, आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि कौन से MCQ और कौन से टॉपिक्स है जो जैसे आपके कमेंट में आप लिखते हो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या पर्टिकुलर ये लिख लो आपकी भाई सर ये टॉपिक है और ये टॉपिक आपका मिस हो गया, या मैं आपने जो पढ़ाया उसके अंदर ये टॉपिक नहीं था, या इसके ऊपर MCQ है और MCQ मुझे नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वो चीज़ लेते हुए चलूँगा। आप तो सिर्फ अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो अभी तक हमने सैलरी हेड तक जो पढ़ा उसके अंदर कई बच्चों का था और कई चीज़ें थोड़ी मिस हो गई थी, तो उन मिस चीज़ों को भी मैं लेते हुए चलूँगा। छोटी छोटी चीज़ें जिस पे MCQ दिख रहे हैं, आपको याद आ रहा है, और मैं भी अगर MCQ देख रहा हूँ मुझे याद आ रहा है तो उसको मैं नोट करते हुए चल रहा हूँ, राइट। सबसे ज़्यादा एक तो बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर ये रेंज, क्या ये रेंज किसका, रेंज ऑफ सैलरी के अंदर जो रेंज होता है ना सर, उसको समझाइए, उसको हमें सॉल्व करना नहीं आता। रेंज ऑफ सैलरी कैसे, सैलरी के अंदर रेंज, जैसे कि ये क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, 1,000, 31,000, ऐसे इस तरीके से रेंज दिया होता है ना, कई MCQ के अंदर है, राइट। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल दिया कि मिस्टर एक्स है और अप्रैल से उसने 2018 से उसने ज्वाइनिंग की है कंपनी को, और उसकी सैलरी अभी जो सैलरी है वो 20,000 और 1,000, 22,000 और 1,500, या 2,000 कर दो, ईजी रहेगा, 2,000/30,000, ठीक है। इस तरीके से उसका क्या है, ग्रेड पे है, इस तरीके से उसका क्या है, ग्रेड पे है। और उसने ज्वाइनिंग कब की, 2018 नहीं लिख करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 2015 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 2015 कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से उसका क्या है, ग्रेड पे है, राइट। तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अगर 2015 से है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि भैया अप्रैल 2015 से उसने ज्वाइनिंग की है। अपना इनकम टैक्स के अंदर सिस्टम क्या होता है, 31 मार्च तक रहता है, यानी अगर अप्रैल 15 से ज्वाइन किया इनकम टैक्स के हिसाब से हमारे लिए क्या होगा, अप्रैल 15 से लेकर मार्च 16 तक, ये हमारा ईयर होता है अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से। और ऐसे ईयरली कैसे होता है, ईयर कैसे होता है, वो होता है सर जनवरी से लेकर सर दिसंबर तक। तो जो सैलरी होगी वो जनवरी से दिसंबर के बेसिस पे दी जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स में हम कब देखते हैं इसको, अप्रैल से मार्च के रूप में देखते हैं, राइट। तो देखिएगा 2015 में उसने ज्वाइन किया था अप्रैल के अंदर, राइट। उसकी सैलरी तब कितनी थी कि सर 20,000 थी। उसके बाद अप्रीजल है उसका, हर साल, ये ईयरली होता है, ध्यान रखना, मंथली नहीं होगा, ये क्या होगा, ईयरली होगा, 1,000 रुपये उसका बढ़ता है। तो जब 2000, अगर मैं जनवरी वाली बात करूँ, जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक उसको 20,000 महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। फिर ये जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक उसको 21,000 रुपये, 1,000 रुपये हर साल बढ़ता जाएगा। ये 17 आ गया, 17 में कितना हो जाएगा, 22,000, कितना हो जाएगा, 22,000। अब कितना आया, 18 आया, 18 में कितना हो जाएगा, 23, नहीं 18 में कितना हो जाएगा, 18, इसने बोला 22,000 तक पहुंच जाए, 20,000 उसकी सैलरी है, हर साल 1,000 बढ़ेगा। जब उसकी सैलरी 22,000 तक पहुंच जाएगी उसके बाद हम उसका 2,000 बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे हर साल के। तो अब 22 का प्लस 2, यानी अब इसकी सैलरी कितनी होगी, 24। 19 आया, कितनी हो जाएगी, 26। 20 आया, कितनी हो जाएगी, 28। अच्छा, कब तक बढ़ेगी, जब तक इसके 30,000 नहीं हो जाए, यानी 21 आया,
अब इसकी कितने हो गए 30,000। 30,000 के बाद बढ़ेगी नहीं, 30,000 के बाद हाईएस्ट सैलरी इसको 30,000 मिलेगी। उसके बाद अपडेटेड वर्जन वाला जो ग्रेड पे होगा वो बाद में लॉन्च किया जाएगा, वो बाद में लॉन्च किया जाएगा। समझो मेरी बात। तो ग्रेड पे के क्वेश्चन इस तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर ये बात हो रही है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से ईयर कौन सा होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। अगर इसी बंदे की बात करूँ मैं, अप्रैल में ज्वाइन किया है तो उसका देखना अप्रैल से दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर तक, ये यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर तक कितने 9 महीने होते हैं। कितने होते हैं 9 महीने। तो 9 महीने तो उसको इंटू 20,000 मिल रहे हैं। बाकी बचे वो 3 महीने, बचे वो 3 मंथ कितने मिल रहे हैं उसको 21,000। कितने मिल रहे हैं 21,000। तो कैलकुलेशन हमेशा ऐसे होगा, 9 महीने लिया जाएगा क्योंकि अप्रैल से लेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने तो छूट जाएंगे, और ये 3 महीने छूटने के बाद 9 महीने तो उसको 20,000 मिलेंगे, और बाकी बचे वो 3 महीने कितने मिलेंगे 21,000। समझ रहे मेरी बात। अगर इस साल की बात होगी तो 9 महीने तो 28,000 मिलेंगे, और बाकी बचे हुए 3 महीने कितने मिलेंगे 30,000। तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं बच्चों के एमसीक्यू के अंदर वो यही कारण है, 9 और 3 महीने का आप फैसला नहीं ले रहे। ठीक है। एक और ध्यान रखना है, एमसीक्यू के अंदर ग्रॉस सैलरी पूछी है तो हमें ग्रॉस सैलरी इनकम फ्रॉम ऐसे निकालनी है, यहाँ तक इससे निकाल के हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे पूछा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड ये बताइए आप, या पूछ लिया नेट सैलरी बता दीजिए कितनी नेट सैलरी, या कितनी टैक्सेबल सैलरी, क्या पूछ लिया टैक्सेबल सैलरी। इस तरीके से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहीं वर्ड लिखे हुए हैं यानी कितनी टैक्सेबल होगी वो पूछ लिया, और सिर्फ ग्रॉस सैलरी पूछा है तो बात अलग। अगर टैक्सेबल पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है उसको डिडक्शन भी देते हुए चलना है 50,000 का। तो जो आंसर में आपका डिफरेंस आएगा वो कारण ये है कि 50,000 का आप डिडक्शन नहीं दे पाए, आपको 50,000 का डिडक्शन नहीं दे पाए, राइट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बातें आपको याद रखनी है। आई होप ये रेंज वाली बातें आपको समझ में आई होगी। इसको बोलते हैं सैलरी में रेंज, ग्रेड पे में रेंज। ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब जैसे ये किसी बच्चे ने क्वेरी की थी, मुझे याद आया, मैंने कहा ये भी बताना है तो मैंने बताया। और कुछ एमसीक्यूज़ है, 10-15 एमसीक्यू ऐसे भी है जिसमें ये रेंज वाली चीज़ें है, तो जहाँ पे ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल सैलरी भी लिखी हुई है, और इस तरीके से, राइट। तो हमें ये बातें भी हमने करी, राइट। दूसरी बात जो आपको समझने लायक बात है, राइट। दूसरी बात ये है, एक शब्द आएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या आएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ध्यान रखिएगा आज की तारीख में सारे एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय है ना, सारे एम्प्लॉय क्या है स्पेसिफाइड ही है। क्या है स्पेसिफाइड ही है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कई एमसीक्यू में ऐसा आया कि बताइए क्या है ये, जहाँ क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में ABC आए और वहाँ लिखा हुआ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टेक करना है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय आज की तारीख में स्पेसिफाइड है कि 50,000 से ऊपर जिसकी सैलरी एक्सीड हो जाती है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, तो वो सारे क्या माने जाएंगे स्पेसिफाइड। तो आपको याद रखना है आज की तारीख में सारे क्या है स्पेसिफाइड ही है। ठीक है। तो आपको इसको भी डरने की, एक आध एमसीक्यू में ये भी आया था, किसी बच्चे ने क्वेरी की थी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। एक शब्द आएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है। क्या है ये सब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है, वैसे तो अदर सोर्स कराता हूँ तो बताता हूँ मैं, लेकिन अभी बता देता हूँ। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है, ये मिस्टर ए है, इसका अगर किसी कंपनी के अंदर वोटिंग पावर कितना 20% से ज़्यादा है, कितना 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है इसका, तो ये क्या हो जाएगा उस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पर्सन हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब जिसका दबाव क्या है कंपनी पर बनता है। या अच्छा, किसी चीज़ का दबाव किसके ऊपर कब बनेगा, जब वो उस पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी फैमिली में कोई और आकर पंचायती करता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आपको करने का ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली की मैटर हम देखेंगे। लेकिन अगर हमारी फैमिली के अंदर ही कोई क्या बोलते हैं ऐसा पर्सन आ जाए, जैसे कि आपकी फूफा जी आ जाए या कोई आ जाए और वो फिर पंचायती करे, तो उन्हें हम ये चीज़ें नहीं बोल सकते कि भाई हमारी फैमिली का मैटर आप पंचायती ना करें। क्यों? क्योंकि उनका स्टेक है, उनका क्या है
होल्डिंग है, उनकी वोटिंग पावर है हमारे फैमिली के अंदर, वो हमारी फैमिली का हिस्से है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो जब कोई चीज़ कहेंगे तो उसे हमें दबावली सुनना भी पड़ेगा, लागू करें नहीं करें अलग बात है, लेकिन हमें उसे उनकी बात को सुनना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे ही जो भी बंदे जो सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड बंदे होते हैं, जिनका किसी कंपनी के अंदर 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर होता है, वो बंदे क्या कहलाते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पर्सन कहलाते हैं उस कंपनी के लिए। या तो 20% उसका क्या हो, पावर हो, राइट, या क्या हो, वोटिंग पावर हो, या उसके पास होल्डिंग हो उस कंपनी की, क्या हो, होल्डिंग। जरूर होल्डिंग होना और वोटिंग पावर में डिफरेंस है। या उस कंपनी के अंदर होल्डिंग भी उसकी कितनी हो, 20% से ज़्यादा होल्डिंग हो, 20% से ज़्यादा उसकी क्या हो, होल्डिंग हो। जैसे मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ, तो एक पार्टनर है, उस पार्टनर का किसी पार्टनरशिप में 20% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो उस वो पार्टनर उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या होगा, एक बड़ा पार्टनर होगा, और वो क्या कहलाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टनर कहलाएगा, राइट। यानी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, कभी ऐसा कोई शब्द होता नहीं है पार्टनरशिप के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यानी 20% से ज़्यादा किसी की होल्डिंग या 20% ज़्यादा किसी वोटिंग पावर हो, तो वो क्या कहलाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कहलाता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब उस कंपनी के ऊपर उसका क्या है, दबाव है, और उस कंपनी के अंदर वो सब्सटेंशियली एक महत्वपूर्ण हिस्से का इंटरेस्टेड आदमी है, राइट। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, राइट। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ आपकी छूटे ना, उसके अलावा किसी को कोई कमी वमी निकालनी है तो भैया दुनिया बहुत बड़ी है, मार्केट खुला है, समंदर जैसी दुनिया है, आपका मन पड़े जो बोलो, मन पड़े जो करना हो करो। हमारा काम है, हमारे पूरी एफर्ट के साथ हम पढ़ाने, हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ है पूरी एफर्ट के साथ आपको पढ़ा रही है। एक शेड्यूल्ड वे में वीडियो लॉन्च किया जाता है, उसके बाद ऐप पे अवेलेबल होता है। ये बातें बता के हम थक गए। अब उस समय अगर आप मिस हो जाते हो या किसी कारण कुछ भी हो जाता है तो हमारी जवाबदारी नहीं है भैया, नंबर 1, ठीक है। आप हमारा एफर्ट देख ही नहीं रहे हो, हम इतनी एफर्ट से सारी चीज़ें कर रहे हो, फटाफट करवाने की कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले चीज़ें कंप्लीट हो जाए, और वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब समझ में आएगी कि अच्छा सर, जो oneexam.in की प्लेटफॉर्म पर जो फैकल्टीज़ थी उन्होंने हर चीज़ को इंपॉर्टेंट टास्क में कराया, और वही क्वेश्चन उतर रहे हैं यार, वही क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट। और उसके अलावा अगर आपको क्रिटिसाइज़ करनी है तो आप करते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। थैंक यू। हम हमारी मेहनत करते रहेंगे, जो बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमसे, हम उनके लिए हर दिन वीडियो डालेंगे, हर दिन कोशिश करेंगे। चलो, एक नेक्स्ट बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जिसके ऊपर MCQ बनता है वो, और आपको बात बताते चलता हूँ मैं। चौथी बात, अच्छा, मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की बात करी थी, याद है आपको? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की बात करी थी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी की अंदर बात करी थी। उसका मतलब ये था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, कि भाई जो लोन लिया है उस लोन के ऊपर जो ब्याज लग रहा है, उस ब्याज की हम क्या देंगे, आपको डिडक्शन देंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब आपकी कैलकुलेट करेंगे। तो सीधी सीधी ये बात थी। अच्छा, ब्याज किसके ऊपर, जो लोन लिया है उसके ऊपर जो लगने वाला ब्याज है उसका डिडक्शन देंगे। अच्छा, इस लोन को, जैसे ये 10 लाख का लोन लिया था घर बनाने के लिए, ठीक है, अब इस लोन को चुका नहीं पा रहे, या इसके ऊपर ब्याज ज़्यादा हो गया, और उस लोन को, या इस ओरिजिनल लोन को, इसको क्या बोलेंगे हम, ओरिजिनल लोन, इस ओरिजिनल लोन को चुकाने के लिए, इस ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए हमने क्या लिया, एक फ्रेश लोन और लिया। क्या ले लिया, एक फ्रेश लोन, और मार्केट से 5 लाख का फ्रेश लोन ले लिया। और ये लिया इसलिए कि इस ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकती है ROI, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्रेश लोन लिया और इसमें इसको पे किया और हो गया, बाहर निकल गया। तो इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आएगा। अब क्वेश्चन में ये कई MCQ, कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, यानी ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया और उसके ऊपर ब्याज, उस ब्याज का हम क्या करेंगे, क्या वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, क्या वो डिडक्शन उसको मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपका आंसर होना चाहिए येस। क्या होना चाहिए, येस। चाहे इस कान से हाथ पकड़ो, हाथ से कान पकड़ो, या उस हाथ से कान पकड़ो, आप कर तो क्या रहे हो, वो लोन ले तो क्या रहे हो, आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए ही ले रहे हो, उसके लोन चुकाने के लिए भी ले रहे हो, तो ले तो उसके लिए रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउ होगा। 101% कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप ये बात भी आप समझ होगी कि ओरिजिनल लोन को चुकाने के लिए फ्रेश लोन लिया, उसके ऊपर लगने वाला ब्याज वो भी क्या होगा, उसके ऊपर भी डिडक्शन अलाउ होगा, उसके ऊपर भी डिडक्शन अलाउ होगा, राइट। ये बात भी आपको समझ में आई हो। चले आगे, ठीक है। 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्री एक्विजिशन
इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। यानी मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो आपको बताया था दो तरीके इंटरेस्ट होते हैं, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। तो अपन प्री वाले की बात करते हैं। उस पर एक बात छूट गई थी उस समय, उस पर क्वेश्चन भी है, एक MCQ भी है, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि प्री का हमेशा वहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और अभी लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि ये यहाँ पे 2015 में हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ, बन गया, सॉरी कंप्लीटेड, घर बन के तैयार हो गया, ठीक है, या हमने 2019 में बन के तैयार हो गया, राइट। घर बनाना हमने स्टार्ट किया था 2015 के अंदर, या 2015 नहीं कहते, 2018 के अंदर या 17 के अंदर मान लो, 17 के अंदर घर बन, 2 साल लगे, 2 साल में घर बन के तैयार हो गया। इस घर को बनाने के लिए हमने 2017 में लोन लिया था, बनना स्टार्ट हुआ था, और यहीं पे हमने क्या लिया था, लोन लिया था, राइट। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, 2019 को ख़त्म हुआ, यानी ऐसा तो है नहीं कि 1 अप्रैल 2019 को ही हमारा घर बन के तैयार हो गया एकदम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ऐसा तो होता नहीं है। हमारा लोन, हमारा घर बन के तैयार होता किसी भी डेट को हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हुआ, मेरा घर बन के तैयार हुआ 31 दिसंबर 2018 को बन के तैयार हुआ, या फिर 31 दिसंबर 2000, दिसंबर हटा दो, 31 जनवरी 2019 को हमारा घर बन के तैयार हो गया। तो हमने 2019 बोल दिया, 2019 को बना, तो 31 जनवरी 2019 को हमारा घर बन के तैयार हो गया, राइट। तो भैया अब यहाँ पे अब हम कौन सा ईयर ले, या जो प्री इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है वो कितने सालों का करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो कह दिया कि 10 लाख का लोन था और 10% के हिसाब से लोन था। अब बताइए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो भैया ऐसे कैलकुलेशन मैं तो ऐसे करता हूँ, 2017 से लेकर 2018 हो गया, यानी 1 साल तो ये पूरा हो गया, फिर 2018 से 2019 यानी 1 साल, ये क्या 1 साल पूरा हो गया 2018 से 19? नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 31 मार्च, हमें वो डेट कब ले जानी है, कहाँ ले जानी है, 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब हमारी एक्विजिशन कंप्लीशन प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई कि 31 जनवरी 2019 को कंप्लीट हुई, तो उससे जस्ट पीछे जो भी मार्च का महीना है वहाँ तक ले जाओ। तो इससे पीछे मार्च का महीना क्या आया, 31/3/2018, क्या आया 31/3/2018, यानी प्रायर यानी प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, यानी प्री इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ 1 साल का होगा, दूसरे साल का नहीं होगा। नहीं समझे? अब समझेगा बात। जैसे कि यही एग्जाम्पल 2018 में 17 में घर बन स्टार्ट किया था और 2020 में कंप्लीट हुआ मेरा। कब हुआ? 2020 में कंप्लीट हुआ। 20 की तारीख थी, 20/7/2020 को कंप्लीट हुआ, 20/7/2020 को कंप्लीट हुआ। तो एज़ पर प्रोविज़न हमारा क्या बोलता है, इसको कब ले जाओ, इसको महीनों में कंक्लूड मत करो, जब भी कंप्लीट हो रहा है आपका घर बनना उसके पीछे वाले मार्च तक ले जाओ। तो इसके 31 मार्च तक ले जाओ, तो इसके पीछे वाला मार्च कौन सा है, इसके पीछे मार्च होगा 2020 का ही होगा। तो यहाँ तक का सारा मान लो हम क्या, और यहाँ अप्रैल से स्टार्ट कर दो, 2017 से कोई भी डेट हो अप्रैल से स्टार्ट कर दो उस साल की। तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन करोगे वो माना जाएगा प्रायर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रायर टू इंटरेस्ट, राइट। जैसे अगर सर ऐसा हुआ होता कि ये मार्च है, 31/3/2020 को ही ख़त्म हुआ होता घर बनना, तो हम कहाँ ले जाते? तो भैया ले जाते हम 31/3/2019 पे। कब ले जाते? 31/3/2019 पे। चाहे उसी दिन ख़त्म हुआ हो बनकर, हम हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से कब ले जाएंगे? पीछे ले जाएंगे, जब उसके पीछे वाला जो भी होगा मार्च। तो कई क्वेश्चन में, कई MCQ में ऐसा दे रखा है 31/3/2020, तो उसको बच्चों ऐसे कंफ्यूज ना हो और 2-3 साल 1 साल एक्स्ट्रा उसमें ना जोड़े, वो पीछे ले जाया जाएगा और 31/3/2019 तक का प्रायर माना जाएगा और उसके बाद का सारा क्या माना जाएगा? पोस्ट माना जाएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी और कई MCQ इसके ऊपर भी बेस है।
ठीक है, प्रोविज़न मैंने आपको बता दिया, उसका मतलब आपको समझा दिया, और एमसीक्यू जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज़ अर्लियर, ये किस लिए? हाँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है लोन पहले चुका दिया, अगर पहले चुका दिया तो फिर इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं आती, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं आती, समझे? तो ये बात मेरी ध्यान रखना। चले आगे, ठीक है। यहाँ तक तो सारी बातें जो छूट गई थी, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों ने कमेंट्स में क्वेरी पूछी थी, उस क्वेरी के आंसर्स मैंने आपको दे दिए, राइट। अब शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। 20 मिनट तो मैंने ऐसे इस पे इन्वेस्ट कर दिए। चलो 20 मिनट का रेजिडेंशियल स्टेटस है, फटाफट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया आपका क्या, आप ऑर्डिनरी हो कहाँ के, आपका रहवास कहाँ का है, क्या रहवास कहाँ का है आपका, आप रहने वाले कहाँ के हो, रहने वाले कहाँ के हो, ये हमें पता करना है। इसके बेस पे हम देखेंगे कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम हम क्या करेंगे, नॉट टैक्सेबल करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट यानी फॉरेन का आदमी है। अब फॉरेन का आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम गेल, गेल मतलब क्रिस गेल, क्रिस गेल को तो जानते हो, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर, ठीक है, अभी पंजाब से खेलता है ना। तो क्रिस गेल भाई साहब है, वेस्ट इंडीज़ के है, और वो गए ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ गए घूमने? ऑस्ट्रेलिया। और बढ़िया वॉटसन है, एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है वॉटसन, ठीक है, जो चेन्नई में था। वॉटसन के साथ बैठे बैठे अपने गप्पे मार रहे थे, बार में बैठ रहे थे, अच्छा एक दो लिटिल पैक मार रहे थे, और बैठे बैठे इन्होंने बोला कि यार चलो एक सौदा करते हैं, अपन ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं अपन दोनों मिलके पार्टनरशिप में, और मैं पैसा डाल देता हूँ, और ऐसा करके ये बोला मैं पैसा डाल देता हूँ, ये बोला मैं सोना डाल देता हूँ, इनके पास वो नहीं है। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक रेस्टोरेंट डाल दिया। इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पहुँच गई और बोल दिया लो भैया पैसे लो, हमको दो पैसे, तुम्हारा जो प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये दोनों उस इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट को या इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या सीधा सीधा घर आ जाने दे देंगे? क्रिस गेल तो सीधे घर आने नहीं देगा, समझ लो। वो तो अपने हाथों में उसको दबा लेगा या पाँव में उसको दबा लेगा, समझ लो। बोलेगा भैया मैं बाहर का आदमी हूँ, क्रिस गेल के, वॉटसन के मैं बाहर का आदमी हूँ, हमारा धंधा बाहर है, तुम किस बात का पैसा मांग रहे हो भैया? इंडियन वाले को लेना देना नहीं। ऐसे तो सारे दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री है वो सारी कंट्री टैक्स मांगने आ जाएगी। खुद की तो मांग ही रही है ऑस्ट्रेलिया तो टैक्स, इसके अलावा सारे मांगने आ जाएंगे। तो हम वहाँ पे जाके टैक्स नहीं मांग सकते। तो ये कब पता चलेगा हमें? तभी पता चलेगा जब हम ये डिसाइड कर देंगे वॉटसन और क्रिस गेल क्या है, नॉन रेजिडेंट है। क्या है? नॉन रेजिडेंट। और ये कैसे डिसाइड होता है कोई रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं। उसका कुछ प्रोविजन है, उसके कुछ दिन है, इतने दिन इंडिया में रह लेगा तो उसको रेजिडेंट मान लेंगे, और इतने दिन नहीं रहेगा तो उसको क्या मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नॉन रेजिडेंट मान लेंगे, राइट। तो हमारे सामने एक, ये मैं कुछ नया करता रहता हूँ, थोड़ा मन लगा है आपका, आप लोगों के लिए करता हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा, तो रेजिडेंट है हम या नॉन रेजिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो हाउ डू आई डिटरमाइन बाई माई रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी आप और हम भी कैसे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करें? तो उसके फॉर्मूले, इसका तरीका है, इसके प्रोविज़न है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो ये है हम आपके सामने। अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूँ कि आप बताओ कैसे होगा, तो काले गोरे का भेद करके हम बता सकते हैं कि थोड़ा गेहूँ का कलर है, थोड़ा ऐसा है, तो भैया ये इंडियन है, शक्ल से पता चल जाता है ये इंडियन है। और थोड़ा सा गोरा या ज़्यादा गोरा हो गया और थोड़ी स्टाइल मारने लग गया तो हम कह देंगे भैया ये तो कोई फॉरेनर है ना, ऐसे कहते हैं ना अपन। अब अगर आपको और मुझे ऐसे नॉर्मली कोई आदमी को दिखा के बोला हो कि भैया इसका बताओ ये कहाँ का है, तो हम ऐसे उसका पता कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं पता चलता है। इनकम टैक्स में उसके स्टे पे पता चलता है। किस पे पता चलता है? स्टे इन इंडिया, वो भारत में कितना रुका हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस पता चलता है, राइट। चलो, इंडिविजुअल और एचयूएफ हम इसको अलग करते हैं, और बाकी सारे जो है फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी और कंपनी, उनको हम अलग करते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ या तो क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे, या तो क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे, और या क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो क्या होंगे, रेजिडेंट, या क्या होंगे, वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। सेम का सेम फर्म और एओपी और कंपनी, ये भी क्या होंगे, या तो होंगे रेजिडेंट या होंगे नॉन रेजिडेंट। दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट यानी भारत के, यहाँ के अपने रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया से बाहर के, इंडिया के बाहर के। लेकिन
एक जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर, वो ये है कि वो क्या हो सकते हैं, रेजिडेंट के साथ साथ, रेजिडेंट तो है ही है, वो रेजिडेंट तो है ही है, बट क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है वो। समझो मेरी बात, नहीं समझा मेरी बात? रेजिडेंट तो वो है ही है, लेकिन रेजिडेंट के साथ साथ वो क्या होंगे इंडिया के अंदर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो जाएंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो इंडिया के हैं और इंडिया के प्रॉपर, उनके बाप दादा ये खुद कभी बाहर गए नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब यहीं के प्रॉपर, यहीं के ये प्रॉपर यहीं के, यानी इन्होंने ज़्यादा दिन इंडिया के अंदर बिताया है इन कंपेयर टू अदर्स, राइट, इन कंपेयर टू अदर्स। अगर लोकल लैंग्वेज में बात करूँ मैं तो ये कह सकता हूँ वो रेजिडेंट है और वो इंडिया के ही पर्सन है, टोटल इन टोटलिटी वो इंडिया के पर्सन है और इंडिया में ही सारा बिजनेस है और इंडिया के अंदर ही उनका सबसे ज़्यादा स्टे, साल के 365 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टे उनका इंडिया के अंदर ही होता है। अच्छा, ये कौन है, ये रेजिडेंट तो है, नो डाउट रेजिडेंट तो है, बट ये क्या है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो है बट ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। क्या है इसको समझते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं डिनोट करूँगा आर एंड ओ आर और इसको डिनोट करूँगा आर एंड एन ओ आर, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और ये तो एन आर है ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये आर हो गया, ये एन आर हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आ गए। चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल का स्टेटस। किसका स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल का स्टेटस, राइट। इंडिविजुअल का स्टेटस देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। इंडिविजुअल का स्टेटस देखते हैं, उसके बाद एचयूएफ की भी बात करेंगे और उसके बाद कंपनी की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे ऊपर, जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता ही बनता है, ठीक है। समझा मेरी बात, क्या लिखा हुआ है प्रोविजन के अंदर वो लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो रेजिडेंट है। सबसे पहला काम हमारा है ये डिसाइड करना क्या वो रेजिडेंट है, क्या वो नॉन रेजिडेंट है। अगर हमारा ये डिसाइड हो गया कि भैया ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं है, उसके बाद दूसरा टेस्ट हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटस देखते हैं। पहली बात लिखते हैं, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया in any previous year, if he satisfy any one of the following conditions। कहने का मतलब, इतनी सी बात लिखी, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया तब माना जाएगा जब उस प्रीवियस ईयर में तब माना जाएगा जब वो सेटिस्फाई कर दे इन फॉलोइंग, जो नीचे दी गई कंडीशन में से कोई भी एक। ध्यान रखना, इस बात को याद रखना है आपको, एनी वन, यानी दो कंडीशन दे रहा हूँ नीचे, दोनों नहीं करनी है, सिर्फ कोई भी एक भी कर दी ना तो भी आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट इन इंडिया माने जाओगे। क्या माने जाओगे, रेजिडेंट इन इंडिया माना जाओगे। देखिएगा क्या वो कंडीशन है, उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, he has been in India during the previous year। प्रीवियस ईयर की बात करें, सब प्रीवियस ईयर को चेक करेंगे हम, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर में तो सिर्फ असेसमेंट होता है। फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। नंबर 1 बात, और लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or and he has been
in India for at least 60 days in the previous year। बस ये दो कंडीशन है सर। अब ये कंडीशन तो आपने लिखा दी, अब इसको याद कैसे रखना है सर? तो थोड़ी डरावनी लग रही है। मैं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये क्लास पूरी होगी आप ये सब चीज़ आपको एकदम रट चुके होंगे। आप देखिएगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, उसमें हम ये पता कर रहे हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहले ये पता चल जाएगा, उसके बाद हम ये पता करेंगे कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो रेजिडेंट का पता कर रहे हैं। उसमें ये बोला कि रेजिडेंट तब माना जाएगा जब नीचे दी गई दो कंडीशन में से कोई भी एक, एनी वन, क्या कर देगा? फॉलो कर देगा। कोई भी एनी वन फॉलो कर देगा तो हम उसको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट मानेंगे। बस नीचे दो कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक करनी है। दो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये बोलता है ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज, यानी 182 दिन। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा, 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा इंडिया के अंदर, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। उसको घोषित कर देंगे कि वो क्या है? रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं है। 182 डेज यानी कम से कम 6 महीने के ऊपर। तो आपको याद रखना है 182 डेज़ को हमेशा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह गया तो हम उसको क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे। अगर ये भी आपसे पूरी नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो एक और ऑप्शन है आपके पास, ये वाली कंडीशन पूरी कर लो। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि पिछले 4 साल में, पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रह लें, यानी उस साल 182 दिन नहीं रह पाया, कोई बात नहीं, तो दूसरी कंडीशन ऑप्शन दे दिया कि पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहा है, प्लस खाली एक बात कंप्लीट करने से काम नहीं होगा। पिछले 4 सालों में 365 दिन तो इंडिया में रहना ही रहना है, प्लस पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी इंडिया के अंदर रहा हुआ होना चाहिए, तो भी हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे और उसको नॉन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। दो कंडीशन हमारे सामने। दो कंडीशन याद रखने के तरीके क्या है? याद रखने के तरीके ये है कि मैथमेटिक्स के तरीके से याद रखता हूँ मैं, तो वही आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 तो है 182 डेज और नंबर 2 है 4 सालों में 365 दिन प्लस 60, यानी 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहे, प्लस पिछले साल में कितना रह जाए? 60 दिन, ज़्यादा नहीं, 182 दिन नहीं रह गया, कोई बात नहीं, 60 दिन पिछले सालों में रहे और उस पिछले साल के अंदर, और उसके पुराने जो 4 साल इंक्लूडिंग ये 60 दिन वाला दिन भी मान के, उन 4 सालों में कितने रह जाए? 365 दिन इंडिया में रह जाए, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ये दो कंडीशन में से कोई भी एक पूरी कर दी तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इन कंडीशन का एक एक्सेप्शन है। ये बोलता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए दूसरी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं उनको पहले ही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, दूसरी उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कौन लोग हैं? उसको बोलता है एक्सेप्शन। उन लोगों की बात हम करते हैं। एक्सेप्शंस में नंबर 1 कौन? इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, भारत छोड़ चुका है वो, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल का हम इनकम टैक्स निकालेंगे, अगर अभी 21-22 का निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 20-21 जस्ट पुराना। एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप or for the purpose of employment outside इंडिया। पहली बात, एक तो ये आदमी हो गया, दो ही लोग हैं। दूसरा मैं समझा देता हूँ अभी। दूसरा, वही इंडियन सिटीजन होना क्या चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या इसमें एक और आदमी जोड़ दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया in an employment or a business or profession
who comes on a visit to India during previous year। चलो सर इतनी बात बारी बारी इंग्लिश लिखा दी, अब उसको समझे कैसे? अरे मैं बैठा हूँ ना यार, तुम देखो जब तक तुम टेंशन लोगे ना कुछ नहीं होना है। चिंता चिता का कारण है, आप उसको छोड़ दो। मैं बैठा हूँ ना, मैं किस लिए बैठा हूँ, ये बात तो समझ में आई। इतनी बात हमें इंडिविजुअल का हम रेजिडेंट कब देखेंगे? कोई भी इन दोनों में से कंडीशन में कोई भी एक फॉलो होगी तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। क्या क्या? या तो वो 182 दिन इंडिया में रहे, या फिर पिछले 4 साल में 365 प्लस पिछले साल में 60 दिन, पिछले साल में 60 दिन। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में बोलता है कि भैया ये वाली कंडीशन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको पिछले साल में 182 दिन इंडिया में रहे, तभी हम आपको रेजिडेंट मानेंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। वो कौन लोग हैं जिनके लिए नहीं है वो देखते हैं। नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन इंडिया का भारतीय नागरिक है। दूसरी बात, वो भारत छोड़ता है एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इंडियन शिप का क्रू मेंबर, जो भारतीय जहाज़ होती है उनका क्रू मेंबर यानी उनका स्टाफ बन के, यानी ऐसे होते हैं ना कई लोग अपने यहाँ पे जो शिप पे काम करते हैं, या एयरफोर्स वाले नेवी वाले समझ लो, वो 6 महीने जहाज़ों में जाते हैं और 6 महीनों से आते हैं। समझ लो मेरी बात? तो 182 दिन के लिए वो इंडिया में रहते हैं और 182 दिन पूरा होते हैं वो फिर बाहर चले जाते हैं। समझ लो? तो वो समंदर में रहते हैं 6 महीने। तो ऐसे लोग जो 6 महीने समंदर में रहते हैं, ऐसे लोग जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर है, उन लोगों के लिए एक शर्त रख दी कि आपको रेजिडेंट तभी मानेंगे हम जब आप इंडिया में 182 दिन रहोगे। ठीक है? या ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत छोड़ता है, किसके लिए? पर बाहर नौकरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बाहर नौकरी कर रहा है। तो वो ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो लोग बाहर क्रू मेंबर होते हैं और बाहर नौकरी करते हैं, ये आते जाते रहते हैं। अब ये बोल देते हैं कि भाई हम तो रेजिडेंट है, कारण कि भाई पिछले 4 साल में 365 दिन, हम तो पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में हो ही जाते हैं उनके। भाई बाहर जो नौकरी करते हैं वो छुट्टी पर आया 2 महीने 1 साल में, फिर दूसरे साल 3 महीने फिर छुट्टी पर आया, फिर तीसरे साल 4 महीने छुट्टी पर आया, तो वो तो इसमें कवर हो जाएगा। 60 दिन पिछले महीने साल में होना चाहिए और 365 दिन 4 सालों में होना चाहिए, तो कवर हो सकता है। तो उन लोगों के लिए बोल दिया कि नहीं, आप रेजिडेंट तभी माने जाओगे जब आप 182 दिन का हमारी कंडीशन को फुलफिल करोगे। राइट? तो बोला इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर इंडियन शिप का वो, और ऐसा भारतीय नागरिक जो बाहर नौकरी करने जाता है वो। ठीक है? उसके अलावा एक और बंदा कौन? जो भारतीय नागरिक हो और इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ वो उसके बाप दादा, ग्रैंडफादर, कोई भी, राइट, वो भारत का विभाजन होने से पहले वो यहाँ पे थे। जैसे कोई ऐसे भी बंदे हैं जो विभाजन होने से पहले भारत का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही अलग अलग हुआ, पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ, उसके पहले इंडिया, उसके ग्रैंडफादर इंडिया में थे, वो फिर वो कहाँ चले गए? फॉरेन चले गए। जैसे कैटरीना कैफ, उसके दादा वादा इंडियन थे, वो बाहर चले गए और बाहर चल जाते ही वो वहाँ जाके फॉरेन में बस गए और फिर वो वहीं के हो गए। तो वो भी भारतीय ओरिजिन के, भारतीय सिटीजन नहीं मानेंगे हम उनको, लेकिन ओरिजिन ऑफ इंडिया मानेंगे। और वो ओरिजिन उनका, वो बोलते हैं ना, वो उनकी नींव इंडिया से ही है। ऐसे लोग जो आउटसाइड इंडिया चले गए और वहाँ क्या कर रहे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं या वहाँ बिजनेस कर रहे हैं या वो प्रोफेशन कर रहे हैं कोई, और वो भारत आते हैं कैसे? सिर्फ घूमने। भारत तो आते ही रहते हैं ऐसे लोग, कि अपना ओरिजिन उनका यही है, तो वो घूमने आते हैं भारत, विजिट पे आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं तुम विजिट पे आओगे, ऐसा करके रेजिडेंट मत बन जाना यहाँ पर रेजिडेंट तभी बन पाओगे जब तुम 182 दिन का टैट पूरा करोगे, 182 दिन का रूल पूरा। आई होप मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। राइट? ये तो बात हुई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तय करने की। राइट? अब नेक्स्ट जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ आपके सामने, रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे है। रेजिडेंट तो है एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नहीं, ये पता कर लेते हैं। अच्छा, एक बात पता कर ली तो दूसरी बात तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, इसको तो समझने की जरूरत नहीं। भाई हाँ हो गया तो जो चीज़ रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट लोग हो गए, और जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए वो ऑटोमेटिक क्या हो गए? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। राइट? तो समझते एक बार लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है? क्या है? एन इंडिविजुअल, सारी बात मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है? एचयूएफ और बाकी सब चीज़ों के लिए बाद में बात करूँगा। एन इंडिविजुअल said to be a resident and ordinary resident if he satisfy both, ये क्या बात लिखी? both the following conditions।
नीचे दी गई हुई दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करती तो वो इंडिविजुअल क्या कहला जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेजिडेंट तो वो है ही है, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो तो पिछली कंडीशन फुलफिल करके रेजिडेंट तो बनी गया। अगर वो कंडीशन में फुलफिल किया है तभी इस नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट टेस्ट पे आएगा, अन्यथा उसको यहाँ नहीं आएगा। वहीं अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो दूसरा टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा टेस्ट किसके लिए, रेजिडेंट के लिए। यानी रेजिडेंट है और अब पता करना है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी, तो उसके लिए दूसरा टेस्ट करते हैं हम। और दूसरे टेस्ट में कहा गया है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जब नीचे दी गई दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो ऑर्डिनरी होगा। अच्छा, दोनों नहीं करके एनी वन कोई एक कर ली तो NOR हो जाएगा, वो R एंड NOR। यानी मैंने जब कह दिया कि दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है तो दोनों ही करनी है। अगर एक की है दूसरी नहीं कर पाया है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट तो है ही है वो, लेकिन अब वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर दोनों ही नहीं की तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा, और रेजिडेंट तो है ही है पर वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों कर दी, हाँ दोनों करी, तो ही वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब देखते हैं दो कंडीशंस क्या है जिसको हमें फुलफिल करवानी है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। ठीक है, ही हैज़ बीन इन इंडिया, ही हैज़ बीन इन इंडिया, सॉरी पहली कंडीशन है ही इज़ अ रेजिडेंट इन एनी 2 out of last 10 years, last 10 year preceding the relevant previous year। एक तो ये एंड लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इन बातों को भी समझिएगा, जहाँ मैं एंड लिख रहा हूँ यानी वो क्या है, प्लस है, यानी ये और ये दोनों करनी पड़ेगी। और जहाँ और लिख रहा हूँ वहाँ क्या है, ऑप्शंस है, हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है, या तो ये या वो। बात समझ में आई? ओके, तो इस लैंग्वेज का भी लॉ, जब लॉ पढ़ोगे आप, लॉ के अंदर इस लैंग्वेज का भी बहुत इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है, उसकी लैंग्वेज का भी फ़र्क पड़ता है। जहाँ एंड और होता है उसका भी फ़र्क पड़ता है। चलो, he is a resident in any 2 out of 10 years preceding the relevant previous year। और दूसरी कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। एंड लिखा हुआ है यानी ये प्लस का निशान लगा देता हूँ, यानी दोनों करनी है, मैं एक करने से काम नहीं चलेगा। ही इज़ टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 years वो preceding the relevant previous year is 730 days or more। अब देखना, दो कंडीशन क्या बोली, जो दोनों फुलफिल करते हैं अब क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट तो है ही है सर, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, चलो ये मेरे ऊपर अप्लाई करता हूँ एक बार, मैं हूँ कि नहीं। देखो, सबसे पहले पिछले साल इंडिया के अंदर 182 दिन, पहली कंडीशन लगाता हूँ मेरे ऊपर, 182 दिन होने चाहिए। 182 गया, मैं तो 365 दिन इंडिया में बैठा हूँ, तो पहली कंडीशन मेरी यस होगी। जब पहली कंडीशन यस होगी तो दूसरी पर जाने की ज़रूरत है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दूसरी में हो रहा हूँ, दूसरी में तो हो ही रहा हूँ, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार चेक करें। 4 साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन हो रहे हैं मेरे, तो 4 साल में जाने की ज़रूरत नहीं। और पिछले साल 60 दिन कह रहा हूँ, 365 तो 60 दिन की बात ही नहीं आती। ठीक है, चलो मैं रेजिडेंट तो हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुई नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे दी गई दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं साबित हो पाऊंगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर नहीं कर पाया तो मैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाऊँगा। ठीक है, क्या है वो कंडीशन, उसको देखते हैं। पिछले 10 साल के अंदर, प्रीवियस ईयर है हमारा, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के अंदर, यानी अभी हमारा असेसमेंट ईयर कितना है, जैसे 21-22 है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कितना हो गया, 20-21 हो गया। कितना हो गया, 20-21। ठीक है, 20-21 हो गया, यानी इसके 10 साल, इससे पुराने 10 साल, यहाँ से 10 साल पुराने 10 साल, यानी 19, 20, 18, 19 ऐसे करते करते 10 साल। इन पिछले 10 सालों के अंदर मैं क्या होना चाहिए, उनमें से 2 साल ऐसे होने चाहिए जब मैं यहाँ इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। यानी पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल, 10 सालों में से कोई भी 2 साल मैं ये रेजिडेंट वाली कंडीशन कोई भी फॉलो कर पा रहा हूँ, तो ये रेजिडेंट वाली कर पाऊंगा तभी मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। तो बोले पिछले 10 साल में से 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, और साथ साथ में पिछले 7 सालों में कितने,
ये जो प्रीवियस ईयर है हमारा 2021, इसके प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों के अंदर मैं 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। तो भैया मैं तो इंडिया के बाहर गया ही नहीं, तो भाई मैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसे भी हो गया। 10 सालों में 2 साल होना चाहिए, मैं तो लगातार लगते पिछले 2 साल देख लो यहीं बैठा हूँ, मैं तो रेजिडेंट ही हूँ, कहीं जाने 182 दिन के ऊपर ही है मेरे तो एक तो ये कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन कि पिछले 7 साल में मेरे क्या होना चाहिए, 730 दिन हमारे इंडिया में होने चाहिए। तो 730 दिन है ही है, 365 तो पिछले साल में हो रहा है, और उसके पुराना 365 देख लो तो ये हो गया हमारा 600-700 के पास पहुंच गए। तो 730 दिन तो मेरे ऐसे ही हो रहे हैं। तो मैं तो रेजिडेंट भी हूँ और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आप लोग भी आई होप यही होंगे, ठीक है। तो इनको याद रखने के तरीके, मैथमेटिक्स का तरीका फिर से, पिछले 10 सालों में से 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस पिछले 7 सालों में 730 दिन क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। क्या 730 दिन क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं एक आपको चीज़ कराते हुए चलता हूँ, एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। क्विक रिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मैं ऐसे याद रखने का तरीका बता दूँ आपको कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में कैसे देखेंगे। तो ऐसे लिख दो, आप बैठे बैठे जब भी फ्री बैठे हो ना, इस तरीके से लिखते रहो, ये मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। 182 डेज इंडिया में होने चाहिए, या तो ये या और करके नीचे लिख दो कितना, 4 सालों में 365 दिन प्लस 60 यानी पिछले साल में 60। ये तो हुआ रेजिडेंट का, और नॉन रेजिडेंट का पता चल जाएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए यहाँ पे लिख दो बोथ, क्या लिख दो, बोथ। यहाँ पे ऊपर लिख दो एनी वन, तो याद रहेगा कोई भी एक, और यहाँ पे लिख दो बोथ। बोथ में क्या लिखोगे, पिछले 10 सालों में 2 साल क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में 730 दिन क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ऐसे मैथमेटिकल करोगे तो सारी लैंग्वेज जो अभी तक मैंने लिखाई वो इतनी सी बातों में क्रक्स में ख़त्म हो गया। यानी क्या, 182 दिन और 4 सालों में 365 प्लस 60, ये हो गया रेजिडेंट की बात होगी। अगर रेजिडेंट है तो OR की बात कर लेते हैं। OR की बात हम कैसे करेंगे, पिछले 10 सालों में 2 साल प्लस 7 सालों में 730 दिन, तो ये भी हो गया। तो इतनी सारी बातें जो भी मैंने की वो इतने से क्रक्स में आपकी बातें पूरी हो गई। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी, राइट। चलो ये तो बात होगी इंडिविजुअल की, सारी इंडिविजुअल की मैंने सारी बातें कर दी। अब पता चल गया हमें रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का MCQ आएगा तो अब मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको क्या कर दोगे, सही करते हुए चलोगे। इतना भरोसा मुझे आप पे भी और मुझ पर भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अभी भूलोगे नहीं और इसको 101% आप इसको कर लोगे, और MCQ 100% इसके ऊपर एक ना एक तो आना ही आना है, ठीक है। अब दूसरी बात हम जो देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अब हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं कि उसका हम HUF स्टेटस कैसे निकालें। ये तो इंडिविजुअल का निकाला था, HUF का कैसे निकाले वो देखते हैं। तो सबसे पहले रेजिडेंट कब होगा, HUF रेजिडेंट कब होगा, तो सीधी सी बात है, इफ़ द कंट्रोल्ड एंड management, if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India, नंबर 1, ठीक है। नॉन रेजिडेंट कब होगा, ये HUF नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब इसके अफेयर्स, यही अफेयर्स क्या हो जाए, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ या ऐसे, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ। इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे डिसाइड करेंगे, जब उसका एक ही बात याद रखना है, यहाँ पे मुद्दा एक ही शब्द याद रखने लायक, वो है कंट्रोल और मैनेजमेंट। जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा, होली यानी पूरा और पार्टली यानी थोड़ा आधा, यानी उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर
बिजनेस का, उसके अफेयर्स यानी बिजनेस का। अगर उस एच के बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, और इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, यानी बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पर है उससे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर वो रेजिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम तब पता करेंगे, हम देखेंगे वही स्टेटस देखेंगे जो अभी तक हमने देखा था, स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का जो स्टेटस देखा था, जो वो दोनों कंडीशन थी जो ऊपर वाली, वो हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, अप्लाई ऑन कर्ता। किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, कर्ता के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और कर्ता का हम ये देखेंगे कि क्या वो कर्ता दोनों कंडीशन अप्लाई करता है। अगर करता है तो वो पूरा एच क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कराएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर कर्ता नहीं कर पाता उसको क्या बोले, दोनों कंडीशन को फुलफिल, तो ये रेजिडेंट तो कहलाएगा क्योंकि उसके बिजनेस कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में, लेकिन वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा वो एच। समझ लो, तो कर्ता के ऊपर अप्लाई कर देंगे हम इंडिविजुअल वाले जो रूल्स है, जो कंडीशंस है, वो सारे के सारे। ओके, सेम इसी प्रकार से रेजिडेंशियल स्टेटस हम देखेंगे किसका, ऑफ फर्म्स, जो भी फर्म्स है, एंड एओपी, जो भी एओपी है फर्म है, उनका हम कैसे देखेंगे, और जो भी लोकल अथॉरिटी है उन सबका भी सेम एज एच फॉर, या छोड़ो ऐसे सेम एस नहीं लिखता मैं, ठीक है, सेम नहीं लिखा, एक नोट्स के रूप में बना दिया ताकि आपके काम आ जाए। जब ये नोट्स में वहाँ पे ऐप के अंदर जो नोट्स है ना, ये सारे ये आपके काम आ जाएंगे, राइट है, तो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स एंड एओपी का कैसे देखेंगे, वही वाली बात है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका देखेंगे, क्या वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, अगर नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, होगा तो रेजिडेंट। अच्छा, इनमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखा जाएगा, इनके अंदर ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं देखा जाएगा, यानी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी किस में देखा जाएगा, सिर्फ इंडिविजुअल में और एच के अंदर। और एच के ऊपर किसके ऊपर लागू किया जाएगा, कर्ता के ऊपर। किसके ऊपर, कर्ता के ऊपर। तो ध्यान रखना, फर्म और एओपी सिर्फ क्या होती है, या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था ये यहाँ पर कि या तो ये रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट है हमारे सामने, उसको हम देख लेते हैं, क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी वो कैसे निकाला जाता है, तो लिखेगा अ कंपनी would be resident in India in any previous year if क्या, नंबर वन it is an इंडियन कंपनी, और नंबर टू हमारे सामने क्या है, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, जिसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं क्या, पोएम। क्या नाम से पुकारते हैं, पोएम, यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कहने का मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी हम कैसे पता करेंगे, तो अगर कंपनी वुड भी रेजिडेंट इंडिया, एक कंपनी रेजिडेंट इंडिया कब मानी जाएगी, जब वो नीचे वाले दिए हुए कोई भी कंडीशन को फॉलो कर दे। नंबर वन क्या है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट ही ऑटोमेटिक, दूसरी बात हमें करने की जरूरत ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो हम ये देखेंगे कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो पोएम है, जो उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या वो इंडिया में सिचुएटेड है या इंडिया के बाहर है। यानी बाहर की कंपनी भी हुआ और उसका सारा मैनेजमेंट और सारी चीज़ें कहाँ पर, इंडिया के अंदर है, तो भी वो क्या कहलाएगी, रेजिडेंट इंडियन कंपनी कहलाएगी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी, और उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। तो कंपनी के अंदर आपको सिर्फ इतनी सी बात है, कंपनी का भी इंपॉर्टेंट टास्क है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एओपी फॉर्म, एओपी की भी बात कर ली हमने, और एचयूएफ की भी बात कर ली, और इंडिविजुअल की तो बात करी है हमने, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें सारी समझ में आई होगी, और रेजिडेंशियल स्टेटस इतना हार्ड आपको नहीं लगा होगा, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। फिर आप देखो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, राइट। एक बार वापस क्विक रिवीजन करते हैं इंडिविजुअल के अंदर। अच्छा, रेजिडेंट और एनआर
ये इंडिविजुअल की बात कर देता हूँ मैं। इंडिविजुअल के रेजिडेंट एनआर कब होगा कि सर कुछ नहीं है, 182 दिन इंडिया में पिछले साल रहा तो ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो ठीक है, नहीं होती है तो 4 साल में 365 दिन प्लस पिछले साल में 60 दिन। अच्छा, इसका एक्सेप्शन भी है। ये 2 लोगों के लिए, 2 प्रकार के लोगों के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं है। कौन? जो क्रू के मेंबर है, इंडियन शिप के क्रू के मेंबर है वो, और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं लोग वो, और जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर बैठे हैं बिजनेस और प्रोफेशन और ये कर रहे हैं और इंडिया किस पे आते हैं, विजिट करने आते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ 182 दिन वाला ऑफर है, दूसरा ऑफर उनके लिए नहीं है। ठीक है, एक वाली बात होगी। जैसे रेजिडेंट ओके हो गया, अगर इसमें नहीं हुआ तो ये नॉन रेजिडेंट, जैसे रेजिडेंट ओके हो गया तो हम फिर एक टेस्ट लगाएंगे और ये देखेंगे OR है या NOR है, OR या NOR। OR कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं सर, इन दोनों में से बहुत कंडीशन फुलफिल कर दी तो OR है, इनमें से नहीं किया, एक भी की तो NOR हो जाएगा। क्या कंडीशन है? नंबर 1, पिछले 10 सालों में से 2 साल क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। दूसरी बात, पिछले 7 सालों में 730 दिन क्या होने चाहिए? इंडिया के अंदर रहने वाले होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, HUF का क्या करेंगे? HUF का कुछ नहीं है सर, ये कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है ना उसको चेक कर लेंगे। अगर वो इंडिया में है तो रेजिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के बाद OR और ये कैसे चेक करेंगे इसका? कुछ नहीं सर, ये करता है ना, इसका जो मेन लीडर होता है HUF का जो मेन लीडर होता है घर का, उसको कहा जाता है कर्ता। ठीक है, मेन लीडर यानी अगर जिसकी फैमिली बिजनेस है उसका मेन लीडर कौन होगा? या तो उसका दादा होगा, उसका घर में उनके फादर होंगे, राइट। तो सबसे बड़ा जो हो जाता है उसको माना जाता है कर्ता। तो कर्ता जो होता है ना उसके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे हम ये वाले रूल, तो उससे पता चल जाएगा OR है या NOR है HUF का स्टेटस। ठीक है। फर्म और AOP का क्या हो जाएगा? वही सर, या तो ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट, वही देखेंगे हम। कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर सिचुएटेड है। अच्छा, कंपनी का भी बता दो लगे हाथों। चलो सर, कंपनी का भी बता देते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो? रेजिडेंट अभी बता देते हैं हम। पहले तो देख लेंगे वो इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट ही है, बात करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो हम उसको क्या देखेंगे? पोएम गा के नहीं सुनानी, पोएम देखनी है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो इंडिया के अंदर है तो है, नहीं तो वो बाहर का है। आई होप सारा रिवीजन भी हुआ होगा। छोटी सी क्लास थी रेजिडेंस स्टेटस की, उसके साथ मैंने कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे मिस हो गए थे, मैंने वो भी करवा दिए है। अब HUF MCQ करोगे तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने MCQ किए हैं और वो बोल रहे आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं है भैया, आंसर सब सही है। आप थोड़ा सा मेहनत करो और इसको तरीके से करो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार बरसाइएगा। थैंक यू।